बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, बड़ा शोर शराबा चल रहा है। मॉडल पेपर के सेक्शन सी का पार्ट 2 नहीं आया तो इंशाल्लाह आज आ जाएगा। हमारे पास दो ही सवाल रह गए हैं। एक तो हमारे पास वेरिएशन ऑफ जी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, ये आ गया, ठीक है। अभी इसको मैंने कंप्लीट भी करवाना है। सेकंड हमारे पास बड़ा सा सवाल है। बेसिकली उन्होंने चैप्टर नंबर 11 में एक डेरिवेशन है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ठीक है। तो वो उन्होंने बताया है कि उसको सॉल्व करना है, लेकिन उसको उन्होंने ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिया कि जिससे तुम लोग क्या, मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो गया था उस वाले क्वेश्चन को देख के, ठीक है। लेकिन अब कंफ्यूजन अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो गई है। आज उसको भी सॉल्व करवा दूंगा ताकि मॉडल पेपर की कहानी आज खत्म हो जाए, ठीक है। टॉपिक की तरफ आते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी है। एक्सप्लेन हाउ वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड, ठीक है। इसका सिंपल हमारे पास ये आएगा। अच्छा, अब हमने करना क्या, याद रखो बहुत सारे नोट्स में मैंने इसको आदम जी से काफी हद तक कॉपी किया। आदम जी में काफी सारी चीजें सही लिखी हुई है, ठीक है। लेकिन जाहिर है तुम वहां से नोट्स के तौर पे तो देख सकते हो, लेकिन तुम्हें अगर समझना है तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करके सिंपल सी उर्दू में बता दूंगा, ठीक हो गया जी। वी कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम, हमने एक बॉडी ली और उसका मास हमने सपोज किया है एम, ठीक है, ऑन द अर्थ सरफेस, और उसको हमने अर्थ की सरफेस के ऊपर रख दिया है। The gravitational force of attraction between the body and the earth is equal to the weight of the body. जो भी उस बॉडी और अर्थ के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उस वेट, उस बॉडी के वेट के इक्वल है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने एक बहुत ही मशहूर फॉर्मूला लिखा। वो फॉर्मूला क्या है, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। वो फॉर्मूला क्या था, एफ इस W को मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। F इज इक्वल टू W क्यों लिखा है, मैं चाहूं तो एक स्टेप बढ़ा भी सकता हूं। बेसिकली F किसके बराबर होता है, वो W के ही बराबर होता है, ठीक है। F की जगह मैं W भी लिख सकता हूं, W की जगह मैं F भी लिख सकता हूं, ठीक हो गया। F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, ये हमारे पास वही वाला फॉर्मूला है जो हमने इस चैप्टर में किया, यानी कि चैप्टर नंबर 7 में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फॉर्मूला क्या है, कैपिटल G m स्मॉल me अपॉन re का स्क्वायर, ठीक है। me फॉर मास ऑफ अर्थ, re फॉर रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, इस f की कहानी मैंने हटा दी। क्यों, या तो मैं ये f लिखूं या मैं w लिखूं, बात एक ही है। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ w लिखूंगा, लेकिन w यानी कि वेट खुद बराबर होता है mg के। मैंने w की जगह पर बस mg लिख दिया और इज इक्वल टू के इधर वाली चीज सेम नीचे मैंने उतार दी, यानी कि कैपिटल G स्मॉल m me अपॉन re का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इधर m है, इधर m है, दोनों को तुम कट कर दो। तुम बोलोगे इस स्टेप में क्यों कट किया, चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हो। कैसे होगा, ये m यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो इसके साथ कट जाएगा, या ये m यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पे जाके डिवाइड होगा तो इसके साथ कट जाएगा। मैंने इसको पहले ही काट दिया। जब मैंने ये m से m काट दिया तो मेरे पास क्या बचा, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G me अपॉन re का स्क्वायर, और मैंने इसको नाम दिया है इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। थोड़ा सा काम बाकी है, इसको थोड़ा सा घूमी हुई डेरिवेशन है, कुछ फॉर्मूलाज लगेंगे, इसको देख लो, लेकिन है इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस बार का जो मॉडल पेपर है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। देखो अच्छा भाई, ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 1 उतार दी थी और इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या थी, G इज इक्वल टू कैपिटल G me अपॉन re का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 तक की कहानी हो गई थी। आगे देखो, पैराग्राफ लिखोगे। पैराग्राफ तुम क्या लिखोगे कि इफ द बॉडी इज मूव्ड अप टू डिस्टेंस h, यानी कि अगर वो बॉडी जो कि अर्थ की सरफेस पे रखी हुई थी उसको मैंने h डिस्टेंस तक उठा दिया है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, then g will be the acceleration due to gravity at distance re plus h। अब क्या क्या कहानी है, फॉर्मूला मेरे पास क्या था, फॉर्मूला मेरे पास था इक्वेशन नंबर 1 में, वो था स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G me अपॉन re का स्क्वायर। अब जब बात आ गई इजाफा हो गया हाइट का, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां पर स्मॉल g आ रहा है और जहां पर re आ रहा है वहां पर मैं h का इजाफा करूंगा। जैसे कि इस g के साथ मैं h लगा दूंगा, यानी कि ग्रेविटी ड्यू टू हाइट इज इक्वल टू ये कैपिटल G ऐसे ही रहेगा इक्वेशन नंबर 1 की तरह, ये me वैसे ही रहेगा इक्वेशन नंबर 1 की तरह। नीचे था re का स्क्वायर क्योंकि वो उस वक्त रेडियस ऑफ अर्थ था, लेकिन जब हाइट का इजाफा हुआ तो रेडियस ऑफ अर्थ के साथ हाइट ऐड हो जाएगी, तो यहां पर आ जाएगा re प्लस h लग जाएगा, वैसे होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। अब मैंने क्या करवाना है, मैंने करवाना है डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को डिवाइड करवाऊंगा इक्वेशन नंबर 1 से। क्या होगा, इक्वेशन 2 को रखो ऊपर gh और उसकी चीज ऊपर रखो, यानी कि क्या आई उसकी चीज, कैपिटल G me अपॉन re प्लस h का स्क्वायर।
आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ क्या था, सिर्फ जी था। मैं रिवाइज कर रहा हूं, तुम उसको वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो। स्मॉल जी था और इसके नीचे क्या आ जाएगा, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। यानी कि हमने क्या करना है, हमने करना ये कि इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड करना है। इक्वेशन नंबर 2 का ये वाला हिस्सा ऊपर लिखोगे, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 का ये वाला हिस्सा ऊपर लिखोगे। फिर इक्वेशन नंबर 1 का ये वाला हिस्सा नीचे लिख दोगे और इसके साथ इक्वेशन नंबर 1 का ये वाला हिस्सा नीचे लिख दोगे। अब बात क्लियर है, ठीक है। अब इस डिवाइड के बाद कौन सी कहानी होगी, क्या चीज आएंगी, अब उसको देखते हैं आगे। चलो जी, इस डेरिवेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, ठीक है। ये समझ में आ गया, समझ लो, तुम्हें डेरिवेशन समझ में आ गई। करना क्या है अब, अच्छा वहां तक मैं बात करके आ चुका हूं, ठीक है। जहां तक हमने बात की, हमने क्या किया था, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। अब क्या करना है, जी एच अपॉन जी ऐसे ही रहेगा एज इट इज, कोई चेंजिंग नहीं करनी इसमें आखिर तक, ठीक है। इज इक्वल टू ऐसे ही रखो। हमने क्या किया, हमने ऊपर वाली चीज को तो ऐसे ही रखा, जो वहां पर ऊपर थी, थोड़ी सी वीडियो को पीछे करोगे तो समझ में आ जाएगा। जो ऊपर चीज थी यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 थी, उसको ऐसे ही रखा, जी अपॉन जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। लेकिन इसके नीचे जो इस वाली जी की वैल्यू थी उसको मैं सामने ले गया। चीज जब ऐसे हो और उसको सामने ले जाना हो, यानी कि आगे जाके मल्टीप्लाई करवाना, तो वो ऐसे हो जाती है, यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है और जो ऊपर वाली चीज होती है वो नीचे आ जाती है, ठीक है। तो ये अपोजिट काम हो गया। यही चीज जब इसके नीचे थी तो इसके नीचे आ रही थी जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, लेकिन जब उधर जाके मल्टीप्लाई हुई तो ये सिंपल सा बॉड मास का उल्टा करते हैं, बताओ, आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई हो गया। ये इसके साथ खत्म, कहानी मुक गई इसकी। बचा क्या, जी एच अपॉन जी, ये तो कांस्टेंट है। आर ई स्क्वायर ऊपर बच गया एक ही चीज और नीचे बच गया आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऊपर वाली चीज को भी ऐसे रहने दो। इसको कॉमन लेके हमने बाहर निकाल लिया। हमने क्या किया, हमने होल स्क्वायर का क्या हमने काम कर लिया, आर ई स्क्वायर बाहर आ गया 1, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा, और एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद ये चीज इसके साथ खत्म हो गई। बचा क्या मेरे पास, जी एच अपॉन जी, ऊपर बचा 1, नीचे जी अपनी जगह पर, और ये 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने खोलना है होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये जो चीज यहां पर आई है इसको देख के घबराना नहीं, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला मैथ में, ठीक है। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है। हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम a की जगह पर क्या रख देंगे, ये, और b की जगह पर h अपॉन आर ई का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी सिंपल आ रही, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर्मूला खोलूं, a स्क्वायर तो यकीनन 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे 1, b की जगह पे h अपॉन आर ई, अब तुम्हें समझ में आएगा, प्लस b स्क्वायर की जगह पे h अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। यही वाला काम हो गया, हमने फार्मूला खोल दिया। ये वाला स्टेप समझ में आना बहुत जरूरी है, बाकी सारे स्टेप में तो खैर है, कुछ ना कुछ तुक्का चल जाएगा, लेकिन ये वाला स्टेप समझ में नहीं आएगा तो कहानी आगे नहीं चलेगी, ठीक है। ये मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ इस वाली चीज के अंदर a स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला, मैंने इसीलिए जहां पे जगह छोड़ी, वरना एक स्टेप यहां पर आ जाता, मैंने इसलिए जगह छोड़ी ताकि तुम्हें फॉर्मूले में इसको डाल के दिखाता हूं। अब क्लियर है बात, अब इसके बाद आगे चलते हैं। चलो जी, एंड पर आ गए इस वाली इक्वेशन के। अभी तक की बात इंशाल्लाह क्लियर होगी बिल्कुल, ठीक है। एक दो बार और देखोगे ना इसको तो और चीज क्लियर हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने वहां तक का काम कर लिया, हमने उसके बाद एक लाइन लिखनी है, यानी कि हमने फॉर्मूले के अंदर खोल दिया, हमने एक लाइन लिखनी है, एच स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर इज नेग्लिजिबली स्मॉल। ये बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू है, हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन के अंदर क्या चीज रह जाएगी, वो रह जाएगी जी एच अपॉन जी, वो तो हमेशा चलता आ रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस 2h अपॉन आर ई, बस। बाकी आगे वाला जो h स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर था उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन लिखना जरूरी है, लिखोगे जरूर, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये जो पूरी चीज है ये उठ के ऊपर चली जाएगी। मैथ वाले बोलते हैं बिल्कुल ठीक है, ये वाली चीज कांस्टेंट है, वो मैथ वाले क्या बोलते हैं, ये वाली चीज उठा के ऊपर ले जाओ, कोई बात नहीं ऊपर की जाएगा, लेकिन तुम ऊपर तो ले जाओगे, लेकिन तुम्हें एक काम हमारा करना पड़ेगा। ये मैथ वालों का रूल है, मैथ वाले बोलेंगे -1 की पावर लगा दो, तुम भले इसको उठा के ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली चीज को नीचे ले आओ, लेकिन तुम्हें इसकी साइन चेंज करनी पड़ेगी। -1 कर दिया, कोई बात नहीं, हमने कर दिया, जी एच अपॉन जी आ गया। अब जब माइनस हो गया तो ये माइनस हो गया, ये जो बीच वाली चीज थी प्लस, प्लस माइनस, ये चीज माइनस हो गई, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर। उसके बाद ये जी यहां पर हो रहा है डिवाइड, यहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ग्रेविटी ऑफ हाइट, यानी कि वो जो h का फैक्टर आ गया था वो g और ब्रैकेट में 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, यहां पर तुम्हारा काम खत्म है। इसके अलावा करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे कोचिंग में, बहुत सारे नोट्स में 2-3 स्टेप और आगे किया होगा बाइनोमियल थ्योरम लगा के, उसकी जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी तुम्हारा काम हो जाएगा। बाइनोमियल थ्योरम
मैंने खुद जो पढ़ा है वो मैंने बायनोमियल थ्योरम लगा के पढ़ा है, लेकिन जब बायनोमियल थ्योरम आ जाता है वैसे ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, बायनोमियल थ्योरम देख के तुम्हारा दिमाग और खराब हो जाएगा, तुम जो चीज सही कर रहे हो वो भी खराब कर दोगे। ठीक है, तो यहां तक की चीज क्लियर है, मजे करो। एक सवाल रहेगा उसको भी करवाते हैं ताकि तुम्हारा मॉडल पेपर कंप्लीट हो। अच्छा भाई, ये हमारे पास सवाल है कि स्टेट द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। हमने ना लीनियर एक्सपेंशन पढ़ा है, हमने ना वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन पढ़ा है। क्यों? बिकॉज ये टॉपिक हमारे पास रिड्यूस था। ठीक है, ये वाला टॉपिक दे दिया, मुझे समझ में नहीं आया, या तो आप लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ही बताओ। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको रिड्यूस करवाया तो वाला टॉपिक देने की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि उन्हीं दोनों इक्वेशन से इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, हमने बताना है बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को हम बीटा के साइन से शो करते हैं, लीनियर एक्सपेंशन को हम अल्फा के साइन से शो करते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि स्टेट द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स इक्वल टू, हम इसको बीटा इक्वल टू 3 अल्फा क्यों कहते हैं? बीटा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, कहा जा रहा है कि बताओ कि बीटा 3 टाइम्स ग्रेटर देन है अल्फा के। ठीक है, अब आ जाओ पॉइंट्स पे। सपोज L1, B1 एंड T1 आर द लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। ठीक है, अब L1 आ गया, B1 आ गया, T1 आ गया, आर द थिकनेस रिस्पेक्टिवली ऑफ द ब्लॉक बिफोर हीटिंग। याद रखना, दो डायग्राम बनेगी, दो ब्लॉक्स बनेंगे। जो बिफोर हीटिंग वाला ब्लॉक होगा उसका साइज छोटा होगा, जो आफ्टर हीटिंग वाला ब्लॉक होगा उसका साइज बड़ा होगा। इस बात को क्लियर रखना, ये अगर मेंशन नहीं करोगे साइज का तो तुम्हारी इक्वेशन को एक तरीके से समझो कि गलत मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा हमने लिख दिया। अच्छा, अब हमने क्या बताया कि हमने बता दिया L1 है, B1 है, H1 है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम में हम सब चीजों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। V1 is equal to L1 मल्टीप्लाई बाय B1 मल्टीप्लाई बाय H1, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आफ्टर हीटिंग जब मैंने ब्लॉक को हीट किया तो उसका L1 L2 हो गया, B1 B2 हो गया, T1 T2 हो गया, और V1 V2 हो जाएगा। तो दूसरा जो वॉल्यूम निकलेगा वो निकलेगा V2 is equal to L2 मल्टीप्लाई बाय B2 मल्टीप्लाई बाय H2। ठीक है जी, हमने इसको एक्सपेंड करना है, ये जो चीज है हमने इस वाली चीज को एक्सपेंड करना है, और उसके बाद हमने वैल्यूज पुट करनी है। कैसे होंगी वैल्यूज पुट, अब मैं आपको बताता हूं। चलो जी, इसको एंड की तरफ लेके जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, मैंने क्या बात कर दी थी? मैंने बता दिया था कि इक्वेशन नंबर 2 कहलाती है V2 is equal to L2 मल्टीप्लाई बाय B2 मल्टीप्लाई बाय T2, और मैंने कहा था अब L2, B2 और T2 को हमने खोलना है। ठीक है, L2 की वैल्यू होती है, अब ये वैल्यू आई है बेसिकली लीनियर एक्सपेंशन से, लेकिन हमने लीनियर एक्सपेंशन नहीं पढ़ा तो उसको तुम्हें याद करना पड़ेगा। L2 is equal to, ये बराबर होता है, अच्छा तुम्हारे लिए आसानी है, L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी के। B2 ये भी इसी चीज के बराबर होता है, बस जहां पर L है वहां पर B आ जाएगा, B1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फिर T2 इज इक्वल टू T1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, हमने क्या किया? पुटिंग द अबव वैल्यूज, ये अबव तीनों वैल्यूज को हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? V2 इज इक्वल टू L2 मल्टीप्लाई बाय B2 मल्टीप्लाई बाय H2। अब उन L2 की जगह पर L2 की वैल्यू, B2 की जगह पर B2 की वैल्यू, और T2 की जगह पर T2 की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाओ। इक्वेशन नंबर 2 की हेडिंग डाली, V2 L2 की जगह पर L2 की वैल्यू आ गई L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई का साइन, B2 की जगह पर B2 की वैल्यू B1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का साइन, और फिर T2 की जगह पर T2 की वैल्यू T1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का साइन। ठीक हो गया, क्लियर है बात? अब V2 को ऐसी रखा, L1 को मल्टीप्लाई कराओ B1 से और T1 से, और ये जो चीजें थी ये सब की सब सेम थी, हमने इनको कॉमन ले लिया और क्यूब का साइन बना दिया क्योंकि 3 बार है। अब मैंने एक बात बताई थी, वो ये कि L1 B1 T1 बराबर है V1 के, इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा सा वीडियो को पीछे करोगे आ जाएगा नजर। हमने क्या किया? V2 को ऐसी रखा और इन तीनों की जगह पर V1 पुट कर दिया, और इसको ऐसी रहने दिया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। ये खुल गया a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, अब इन वैल्यूज को फॉर्मूले में खोलना है, और ये आखिरी हमने काम करना है, और उसके बाद हमारे पास बीटा इक्वल टू 3 अल्फा इंशाल्लाह आ जाएगा। हमारे पास इक्वेशन अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमने फार्मूला सबसे पहले खोला। फार्मूला जब खोलेंगे तो V2 अपनी जगह पे रहेगा, B1 अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन ये जो फार्मूला ये खुल गया a प्लस b का होल क्यूब, 1 प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी स्क्वायर एंड देन अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब। जब तुम फार्मूले में खोलोगे ये वाली चीज खुलनी, तो इसको रफत में कर भी सकते हो। नेक्स्ट, हम सबसे अच्छी चीज फिजिक्स की यही है भाई, उसमें भी यही हुआ वेरिएशन ऑफ जी में, चीजें कट गई, जैसी हायर पावर हो जाती है अल्फा की चीजें कट जाती हैं। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू इतनी स्मॉल है कि जितनी हायर पावर होगी हम सबको नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट से मुराद ये भी खत्म हो जाएगा, और अल्लाह आपका भला करे, मतलब एंड हो रही सारी चीजें।
ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये एक गड़बड़ है कि यहाँ पर एल स्क्वायर नहीं आएगा बल्कि स्क्वायर यहाँ पर आएगा। ठीक हो गया। अच्छा ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, हमारे पास बचेगा v2 इज इक्वल टू v1 अपनी जगह पे 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, v1 इधर पॉजिटिव इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि v2 माइनस v1, और ये चीज ऐसी रहेगी। अच्छा एक मिनट, ये v1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना v1, लेकिन ये v1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बनेगा 3 अल्फा v1 डेल्टा टी। ठीक है, v1 का इजाफा हो जाएगा इसमें। अब इस v1 को उठाओ और यहां लेकर माइनस करो, v2 माइनस v1, और v2 माइनस v1 बराबर होता है डेल्टा v के, यानी चीज सेम चल रही है 3 अल्फा v1 डेल्टा t। ठीक है, बट हमें एक बात पता है और वो ये है जो हमने नहीं पढ़ी, जो कि रिड्यूस सिलेबस में था, कि डेल्टा v बराबर होता है बीटा v डेल्टा t के। तो डेल्टा v की जगह पर इसकी वैल्यू आ जाएगी बीटा v डेल्टा t, और v से v कैंसिल होगा, डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल होगा, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा। मैंने इसको बुक से भी लिया है कुछ पार्ट मैंने इसका आदम जी के नोट से लिया है, तो हमारे पास ये काम काफी आसान हो गया। मैंने इसको थोड़ी सी वर्डिंग शॉर्ट भी कर दी, काम भी आसान कर दिया। ठीक है, लेकिन ये इतनी आसानी से समझ में आएगा नहीं, बिकॉज हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन नहीं पढ़ा, हमने लीनियर एक्सपेंशन नहीं पढ़ा, बिकॉज वो टॉपिक हमारे पास रिड्यूस है। फिर भी मैंने जहां तक कर सकता था मैंने कर दिया। अगर समझ में ना आए तो इसकी एक और, फिर टाइम हमारे पास बहुत कम है, मेरे ख्याल में 6 या 7 दिन है। कल एक एनसीओसी की मीटिंग भी होनी है फाइनल, जिसमें ओके पेपर से रिलेटेड बात होगी। ठीक है, देखो आई होप सो कि कुछ अच्छे फैसले होंगे जो हमारे हक में बेहतर हो। खैर इसको देखो समझो, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी अपने पास सॉल्व करो, कोशिश करो एक दो जगह से और देखो, ताकि तुम्हें इसमें चीज मसले मसाइल हल हो। बाकी हमारे पास जो 5 चैप्टर के एमसीक्यूज रहेंगे इंशाल्लाह वो 2 दिन के अंदर आ जाएंगे। मैंने जैसे आपसे कहा था कि 30 जून से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, इसको देखो समझो, फिर कोई अगर क्यूरी हो तो फिर मुझसे पूछो। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।